मैं हूँ वेदांत तिवारी और मेरे साथ है मिस्टर राजेश तिवारी। ही इज़ एन एक्सपीरियंस एडवोकेट एट द इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड ही इज़ माई फादर। दैट इज़ वाई ही हैज़ कॉम्प्रोमाइज टू अपीयर इन दिस वीडियो। सो आज हम लोग इनसे बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे एंड मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। राजेश तिवारी और मैं 1985 से एडवोकेट हूँ और हमारा जो बेसिक फील्ड है वो सिविल एंड सर्विस मैटर, पर्टिकुलर लेबर साइड। तो मैं आज आपसे बहुत सारी चीज़ें जानना चाहता हूँ। आज हम लोग बहुत सारे टॉपिक को कवर करेंगे, देखेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कैसे इवॉल्व हुआ है एंड फ्यूचर इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या होने वाला है एंड अपकमिंग फील्ड्स क्या हो सकती हैं जो आज के लॉयर्स को फोकस करना चाहिए। एंड ऑल्सो जो यहाँ एडवोकेट्स हैं उनकी कैसी इनकम है, एवरेज इनकम, और बड़े एडवोकेट्स हैं उनका कैसा लाइफस्टाइल है, उनकी सैलरी कैसी है। एंड फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो यंग एस्पिरेंट्स है वो कैसे इस फील्ड में आ सकते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे और वो क्या क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेट करें अपनी स्किल्स में। और मैं तो अपने फादर के साथ बना रहता हूँ, इनसे हमेशा चीज़ें सीखने की कोशिश करता रहता हूँ। तो इस वीडियो के साथ मेरा ये रहेगा कि आप लोगों को भी कुछ चीज़ें मिले, और कोई भी अगर लॉ में इंटरेस्टेड है, जनरल आपको नॉलेज के लिए भी ये वीडियो बहुत एंटरटेनिंग होगा। एंड उसके बाद हम लोग उन बच्चों की भी बात करेंगे कि जो बड़े, हो सकता है लॉ कॉलेज में ना एडमिशन हुआ हो, या प्लान बी क्या हो सकता है अगर किसी को एडवोकेसी में आना है, और क्या सही में एनएलयू या कोई बड़े लॉ यूनिवर्सिटी का कोई कह सकते हैं कोई फ़ायदा होता है कि नहीं। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपने कब ये वकालत अपनी शुरू की। मैंने 1985 में वकालत शुरू की है। तो आपका क्या ये हमेशा से मोटिव था कि आपको एक एडवोकेट ही बनना है? हाँ, मैं 1984 में रेलवे में एज ए एएसएम हमारा सिलेक्शन हुआ, पर मदर थी, छोटी छोटी स्टेशन पे जाना था तो उन्होंने रिफ्यूज़ किया। हमने उनकी आज्ञा को माना और 85 में, मैं उस समय 84 में लॉ सेकेंड ईयर में था, उस समय 3 साल का लॉ होता था, और 85 कंप्लीट किया। मोटिव था हमारा, चूँकि एडवोकेट्स को इलाहाबाद में जानते थे, तो हमने भी वकालत करने का फैसला किया। हम यहाँ पे कुछ चीज़ें तो ये बताएंगे। पहली चीज़, जो यंग बच्चे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको ये चाहिए कि डेडिकेशन हो, उनकी इच्छा शक्ति हो कि इस प्रोफेशन में आना है। इस प्रोफेशन में आने के लिए पढ़ाई करनी है और पढ़ाई सतत करनी है, कंटिन्यूअस करनी है, क्योंकि ये एक दिन का नहीं है। मैं आज भी पढ़ता हूँ और आज भी बहुत सी चीज़ें नहीं जानता हूँ, छोटे बच्चों से भी सीखता हूँ और अपने साथ के कुलीग से भी सीखता हूँ। हमको रोज कुछ ना कुछ सीखना होता है। साथ ही साथ मैं एक चीज कहूँगा, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है इच्छा शक्ति, दूसरा है नियम, तीसरा है कंटिन्यूअस अपना पढ़ाई। अब इस फील्ड में आने के लिए भाई लॉ फर्म भी होती हैं, अच्छे एनएलयूज हैं। एनएलयूज में सीट्स टोटल मिला के अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में 1500, 1600, 1800 होगी, पर जनसंख्या तो बहुत है और नए बच्चों को आना है इस फील्ड में, प्रोफेशन में भी आना है। तो इस प्रोफेशन के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एनएलयूज में नहीं हुआ तो मैं अब वकालत नहीं कर पाऊंगा। हमारे पास और भी कॉलेजेस हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि जहाँ के एग्ज़ाम होता है आपका, जो CUET से होता है। अदर देन उसके कॉलेजेस भी हैं, कॉलेजेस में भी पढ़ाई होती है। हम अगर एनएलयू में नहीं आए तो ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अब हम क्या करेंगे।
अगर उद्देश्य है कि वकालत करना है, उद्देश्य है कि इस प्रोफेशन में आना है, उद्देश्य है कि हमको जो है लॉ ऑफिसर बनना है, हमको उद्देश्य है कि हमको किसी फर्म में, सॉलिसिटर फर्म में जाना है, तो भी हम आउटसाइड एनएलयू से भी आ सकते हैं, प्रोवाइडेड हम कंटिन्यूअस प्रोसेस में अपने लगे रहें। रामायण की चौपाई ये कहती है कि अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनिल प्रकट चंदन से होई। जो कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहेगा तो चंदन से भी आग हो सकती है, निकलेगी। बस हमारा इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमको एक मोटिव, अगर हमारी इच्छा है तो हमको बस उस काम में लगना है, केवल पास होने के लिए नहीं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जहां केवल पास कराया जाता है, पर पास करना एक अलग चीज है। मेन चीज है कि इस प्रोफेशन में आने के लिए जो ज्ञान, हमें विधि का ज्ञान, और ये ज्ञान सतत चलता रहेगा जब तक आंख बंद नहीं होगी या आप इसमें जो है शिथिल नहीं हो जाते। तो ये पढ़ाई बंद नहीं होती। इसके लिए आपको, मैं 85 में इस प्रोफेशन में आया, तो जब हम इस प्रोफेशन में आए तो हमारे तो कोई नॉलेज ये था नहीं कि इस प्रोफेशन में कैसे जो है क्लाइंट्स आते हैं, कैसे कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। हमारे एक गुरु, उन्होंने समझाया, बताया कि थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। इस प्रोफेशन का सबसे एम चीज है, अगर हम इंट्रोवर्ट रहे तो हमको कोई जानेगा नहीं। हमको एक्सट्रोवर्ट होना है। अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी ध्यान देना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब जिम जाकर के मसल्स बनाना नहीं है। इस प्रोफेशन के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट है कि हम एक्सट्रोवर्ट हों, पहला। दूसरी चीज, हमको हर आदमी से इच्छा हो कि हाँ, उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सलूशन हम दे सकते हैं। अगर स्टूडेंट लाइफ में भी हमने समझ लिया तो ये आगे हमारे लिए फायदा करेगा। दूसरा, इसके साथ ही साथ हमको कोई चीज की जानकारी करने की एक प्रबल इच्छा हो कि ये क्यों होता है, ऐसा क्यों है, ये सिद्धांत क्यों है। तो ये आपकी अपनी स्वयं की पढ़ाई है। इसमें कोई यूनिवर्सिटी आपकी हेल्प नहीं करती। वो एक एटमॉस्फेयर दे सकती है, अच्छे गाइड दे सकती है, टीचर्स हो सकते हैं, पर अदर देन एनएलयू से जो बच्चे कर रहे हैं, दे कैन आल्सो बी वेरी वेल। अगर प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे एडवोकेट निकलेंगे, और ऐसे निकले भी हैं। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया, मैंने तो देखा हमसे सीनियर भी हैं, हमारे साथ के भी हैं, और हमसे जूनियर भी हैं। और एनएलयू उस समय इतना नहीं था, उस समय कोई इस ऐसा कल्चर नहीं था। फिर भी जो हमसे सीनियर थे, जो हमारे साथ के थे, और जो हमसे उम्र में छोटे भी हैं, बहुत अच्छे एडवोकेट हैं। इस प्रोफेशन का अंत तो नहीं है, और अंत होना भी नहीं है। हाँ, प्रोसेस चेंज होता है, कार्य पद्धति बदलती रहती है। कार्य पद्धति का मतलब, पहले जब मैं आया डायरेक्ट फाइलिंग होती थी, अब डायरेक्ट फाइलिंग नहीं होती। पहले सीधी सी पिटीशन हमने बनाई या कोई एप्लीकेशन, सीधे कोर्ट में गए और कोर्ट में हमने सीधे पेशकार को दिया। अच्छा, ये डायरेक्ट फाइलिंग आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सके जिसको ना मालूम हो। हाँ, डायरेक्ट फाइलिंग मीन्स कि जो हमने पिटीशन प्रिपेयर की, विदाउट नंबरिंग हम उसमें टिकट लगा करके और सीधे हम जो है कोर्ट के जो पेशकार होता है उसको हम देते हैं, वो उसको रखता है और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर देता है। देयर आफ्टर उसके बाद धीरे धीरे ये बंद हो गया, और इसके बाद सीधे ये भी होने लगा कि पहले रिपोर्टिंग सेक्शन में जाएगी,
स्टैम्प रिपोर्टर उसको चेक करेगा, देयर आफ्टर वो नंबरिंग देगा, नंबरिंग देने के बाद फिर वहीं से सीधे चली जाएगी। अब ई फाइलिंग भी होने लगी है, तो चेंज हो सकता है। वो तो समय के हिसाब से आपके हाथ में मोबाइल भी आ गया, पहले मोबाइल नहीं था। अब तो आप सीधे से जो है अपने कंप्यूटर से ई फाइलिंग कर सकते हैं। प्रोसेस चेंज होगा और होना भी चाहिए। हाँ, हमको उस प्रोसेस से जो चेंज हुआ है उससे भी जानकारी हो। ठीक है, हमें विधि का ज्ञान है, लॉ की फील्ड हमने समझ ली, पढ़ ली, पर हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, कैसे हम ई फाइलिंग करेंगे, ये भी नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, तो आपने जैसे बताया कि ई फाइलिंग, तो मैं ई फाइलिंग पे ही थोड़ा और जानना चाहूँगा आपसे। और क्या ये जो टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है हाई कोर्ट्स में, उससे क्या कोई सिस्टम में बेटरमेंट आई है? तो उसको प्लीज़ आप एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, इससे ये जो ई फाइलिंग का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, इससे बेटरमेंट आई है। और इसमें सबसे अच्छा ये है कि बहुत दूर से यदि कोई क्लाइंट आ रहा है, उसको आना नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्ट वहां बैठा हुआ फाइल कर सकता है। बस एक चीज है कि ई फाइलिंग और रेगुलर फाइलिंग में अंतर ये है कि हम कोर्ट के सामने प्रोड्यूस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं और आर्गू करते हैं, कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं। पर ई फाइलिंग में कोर्ट के सामने नहीं होते हैं, वर्चुअल फाइलिंग हो रही है, आर्गुमेंट हो रहा है, तो वहां पर कोर्ट हमारी बात को उतनी बात वजन कभी कभी नहीं देती। केवल यही अंतर है। ऐसा नहीं है, वजन देती है, पर हम उसको प्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार डिनायल हो गया तो ओके, दैट्स खत्म, आपका आर्गुमेंट खत्म। अच्छा, मैं पहले हम लोग चलना चाहेंगे कि 1980s में इलाहाबाद हाई कोर्ट जो था, वो ऑब्वियसली आज के इलाहाबाद हाई कोर्ट से बहुत डिफरेंट रहा होगा। क्या उस वो डिफरेंट था? और डिफरेंस कैसा था कि आज जज लोग अगर गाड़ी से आते हैं, बड़ी गाड़ी से या गार्ड्स हैं उनके, तो क्या तब भी ऐसे ही था कि जजों को उतनी फैसिलिटीज़ मिलती थी जो आज है? या जो वकीलों का स्टेटस था, क्या वो डिफरेंट था उस समय? तो और क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी क्या बदलाव थे तब? हाँ, उस समय एक प्रोफेशनल इथिक्स होती थी, डिसिप्लिन था। यंग लड़के अगर आ गए हैं, उनको ये पता था कि हमारा हमसे सीनियर कौन है, उसको चेयर देते थे। आज की डेट में ये भीड़ बढ़ गई है, तो ये डिसिप्लिन और प्रोफेशनल डेकोरम कुछ कम हो गया है, काफी कुछ कम हो गया है। पहले उतना रश नहीं था, फाइलिंग कम थी, हमारे केस जो फ्रेश होते थे उसके बाद पुराने केस की भी सुनवाई होती थी। आज स्ट्रेंथ बढ़ गई है, पर फाइलिंग भी उसी हिसाब से बढ़ी है, तो वर्क लोड बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी चीज है कि इस प्रोफेशन में आना है तो हमको डिसिप्लिन के साथ, डिसिप्लिन डेकोरम के साथ में हमको ये ध्यान देना है कि हमारा इंस्टीट्यूशन जो है वो यहीं का ना हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, तहसील हो, कहीं पे भी हो, वकील का जो प्रोफेशन है वकालत का, वो बहुत पायस है। उसमें किसी दूसरे की प्रॉब्लम को अमली जामा पहना के हम जो है न्याय के लिए कोर्ट के सामने रखते हैं। अगर हम दूसरे की प्रॉब्लम को अमली जामा पहनाने के बजाय हम जो है कोर्ट से झगड़ा करेंगे, तो कोर्ट कभी हमको न्याय नहीं देगी। बस एक चीज है, ये ध्यान देना है कि हाँ, हम तैयारी अपनी पूरी रखें, अपने पिटीशन को अच्छे से तैयार करें, प्लांट को तैयार करें, या जो भी केस है उसकी प्रॉपर स्टडी करके जाएं, रूलिंग्स लेके जाएं, और वेल बिहेव्ड मैनर के साथ हम आर्गू करें। ऐसा नहीं है, वकीलों का सम्मान होता है,
पर आज की समय में जो हिच होने लगी है बच्चों में कि इस लिटिगेशन में हम नहीं जाएंगे, हम जो है कॉरपोरेट सेक्टर में जाएंगे। ओके, कॉरपोरेट सेक्टर बहुत अच्छा है। कॉरपोरेट सेक्टर के साथ ही साथ बहुत सारे और भी कॉरपोरेशन हैं, इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर कि आपके लीगल पोस्ट होती हैं, जहाँ एवेन्यूज बहुत हैं। इसके अलावा जो है हम जो है मुंसिफ है, हायर हायर जुडिशियल सर्विस है, और भी अदर्स, उसमें प्रोफेशनली हम जा सकते हैं। पर यदि हमने चूज किया लिटिगेशन, एडवोकेसी, तो हमको बहुत ध्यान देना होगा कि हमारा ये प्रोफेशन बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन प्रोफेशन है, जिसमें हमारी कठिनाई नहीं है। हम लिटिगेंट जो मुवक्किल आ रहा है उसकी प्रॉब्लम सुनते हैं, उसका निराकरण करने के लिए जज के पास, न्यायाधीश के पास जाते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं, उनको सारी बातें बताते हैं। तो ये बहुत ही पायस है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये कह देने से कि हम अच्छे स्कूल में पढ़ के आए हैं, कोई अच्छा वकील नहीं हो सकता। जब तक कि वो डिसिप्लिन में ना रहे, जब तक कि उसको नॉलेज ना हो, सतत प्रयास ना करे, नहीं कर सकता। इस प्रोफेशन में भी पैसा बहुत है। पैसा आप जो क्लाइंट है उसके सामर्थ्य के हिसाब से ही लेंगे। उसको आप गुमराह मत करिए, उसका काम करिए, गुमराह मत करिए, पैसा आपको मिलेगा। भीड़ हो सकता है आपके पास ज्यादा हो, उसी हिसाब से आपकी आमदनी होगी। और अगर अच्छे आप जानकार हैं, पर्टिकुलर किसी फील्ड में हैं, तो आपके प्रोफेशन में और अच्छी आमदनी होगी। यू कांट इमेजिन कि बहुत से लोग जो है 1,00,000-1,50,000 रुपए पर डे कमाते हैं इसी प्रोफेशन से, और बहुत से लोग जो है 5,000 भी कमाते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं। पर मेन चीज है कि हम जो भी काम करें उस काम को अच्छे ढंग से करें। डू स्मॉल थिंग विद ए ग्रेट वे, यही अपने जिंदगी का नियम बनाना चाहिए। तो जैसे आपने बताया कि एक एथिक्स मेंटेन रखनी चाहिए एक एडवोकेट को। yes. जो भी आ रहा है उसको एक बेसिक एथिक्स मेंटेन रखनी चाहिए। 100%। तो कितना, मतलब बड़े वकील कितना पैसा कमा लेते हैं? इस अगर हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें या लखनऊ बेंच को भी इंक्लूड करें, तो बड़े वकील कितना पैसा तक कमा सकते हैं? नहीं, इसमें आप अपनी सामर्थ्य से कमाते हैं। पहली चीज, जो क्लाइंट आता है उसकी पेइंग कैपेसिटी होती है। बहुत से सीनियर एडवोकेट्स पर डे अपीयरेंस की फीस लेते हैं। पर डे अपीयरेंस मीन्स 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000, 2,50,000 रुपए पर डे पर अपीयरेंस। ओके, बहुत से पर्टिकुलर केस की फिक्स फी होती है। बहुत से जो जूनियर्स हैं वो थोड़े पैसे में काम करते हैं। बात इस पैसे की नहीं है। पैसा तो आप काम करेंगे आएगा ही, सेटिस्फैक्शन की है। हम अपने काम से सेटिस्फाइड हों और हम रिजल्ट सही दें। इट इज नॉट नेसेसरी कि गारंटेड रिजल्ट हो। हम नहीं जानते हैं, क्योंकि दोनों तरफ के न्यायिक व्यवस्थाएं हैं। अगर हमारे पक्ष के भी हैं तो विपक्ष की भी रूलिंग होती है। तो ऐसे में ये कहना कि फिक्स आमदनी, ऐसा नहीं है। पर अच्छी ह्यूज आमदनी होती है और ये अपरेंटली दिखाई भी देता है। तो क्या ऐसे एडवोकेट्स, अच्छा, तो जैसे हम लोगों ने एक मूवी भी है जॉली LLB, देखा होगा, शायद ना देखा हो तो मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा एक दिन। उसमें लखनऊ में सेटअप रहता है उसका। क्या, एक तो तरफ से मेरे ख्याल से अक्षय कुमार वाली थी जॉली, एक तरफ अक्षय कुमार, एक तरफ जो वकील होता है वो रेंज रोवर से आता है, उतरता है,
और देन वो आर्ग्यू करता है, एंड ऐसे आर्ग्यू करता है कि मतलब बहुत ड्रामेटिकल, खैर वो तो मूवी में थोड़ा ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, बट क्या ऐसे भी वकील है जो रेंज रोवर या मर्सिडीज से शोफर ड्रिवन गाड़ियों से आते हो और वो अपने आप को जज के बराबर का समझते हो? निश्चित निश्चित। ये ये तो सिर्फ जो है एक कहें कि अपरेंट, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हो सकती है। जब हमारे पास पैसा आएगा तो हम गाड़ी खरीदेंगे, पर शुरुआत हर इस प्रोफेशन में हर वकील की स्कूटर से होती है या साइकिल से होती है या पैदल होती है। इसमें इतिहास किसी की वर्तमान को यदि आंक रहे हैं तो उसका इतिहास भी जानिए। इतिहास हर एक का वही है, बगैर लड़ाई लड़े युद्ध नहीं जीता गया है। हमको लड़ाई लड़नी है तो हमको उसी तरह से घास की रोटी भी यदि खानी पड़े तो खाना चाहिए। नो डाउट इस प्रोफेशन में थोड़ा सा हतोत्साहित हो जाते हैं बच्चे कि शुरू में आए कुछ नहीं है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी अच्छे एडवोकेट के साथ हैं तो वो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आपको देगा, आपको भूखा नहीं रखेगा। हाँ, काम आपको करना है। अगर आप काम भी नहीं करेंगे, डिसिप्लिन में भी रहेंगे और पैसा भी चाहेंगे तो वो तो घर वाले पिता भी नहीं दे सकते, माँ भी नहीं देगी। माँ को भी अगर कोई बच्चा कुछ कहेगा तो शायद वो उसको रोटी नहीं देगी। अच्छा, कई सारे, मैं तो कहूँगा कि जो बाहर से बच्चे पढ़ने भी आते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, और भी कई जो स्पेशली इलाहाबाद में ही आते हैं पढ़ने लॉ, कोई भी यूनिवर्सिटी सेंट्रल हो या, तो उनकी बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है कि जो आपके एडवोकेट्स होते हैं वो स्टाइपेंड स्टाइपेंड तो बहुत ही कम देते हैं, क्योंकि बच्चे को क्या ही आता होगा, वो तो उसकी सीखने की है, वो क्या ही काम करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो बच्चों का क्या एक कंप्लेन रहती है कि वकील लोग जो है हमसे मुंशीगिरी वाले काम कराते हैं। तो आप प्लीज़ बताइए कि कैसे ढूंढे जो बाहर से बच्चे आए हैं, वो कोई एज एन गाइडेंस के लिए कोई अगर ढूंढे या एज ए टीचर ढूंढे किसी वकील को, तो उस क्या देखना चाहिए कि वकील मेरे से मुझे सिखा रहा है कि बस मेरे से फ़ायदा ले रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम जाते हैं कहीं सीखने के लिए तो पहला कर्तव्य होता है कि हमको सीखना है, सीखने की इच्छा शक्ति। अगर हमारी इच्छा शक्ति है, मैं जाता हूँ तो वहाँ जिसके पास जाता हूँ वहाँ सीखने जा रहा हूँ। तो चूंकि ये प्रोफेशन है तो ये इसमें अर्निंग भी अप डाउन होती है। अगर आप किसी से सीखने जा रहे हैं और अपनी सामर्थ्य के हिसाब से उसने आपको आपके पॉकेट खर्च का दिया है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको फिक्स पैसा दिया जाए। हाँ, यदि आपका एसोसिएशन होता है सीनियर और जूनियर का, ऑब्वियसली आज की तारीख में इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या कहीं पे भी हो, मैं इतना जानता हूं कि अगर आपका रिलेशन है और जूनियर या सहयोगी की तरह काम कर रहे हैं तो वो परिवार के बच्चे की तरह काम करते हैं। जरूरत होती है तो निश्चित रूप से जिसके साथ आप होते हैं वो आपकी पूर्ण मदद करता है और करना भी चाहिए। हम एक चीज कहेंगे कि खाली आप ये सोचें कि मैं किसी के साथ रह करके पैसा कमाता रहूं, ऐसा नहीं। ये प्रोफेशन है, इसमें कुछ आपको स्किल दिखाना होगा, कुछ कर्तव्य दिखाना होगा। उसी के लिए वो आपके सीनियर ये भी कहते होंगे कि कहते हैं कि भाई जरा मुंशी जी के साथ जाइए और आप सब देख के आइए। वो अच्छी चीज है। आपको भी इतना बेसिक पता होना चाहिए कि फाइलिंग कैसे होती है, स्टैंप रिपोर्टर कैसे लगाता है,
रिपोर्ट कैसे लगाता है, और हमारे ऑफिस कहाँ कहाँ है। इसमें कोई बुराई नहीं है, हमको सीखना है, हमको जो है इस प्रोफेशन में आना है, तो हमको अपने से ही जिज्ञासा होनी चाहिए। नोबडी कांट हेल्प यू अनटिल एंड अनलेस, जब तक आपकी जिज्ञासा नहीं होगी। आप जिज्ञासु होंगे, सीख लेंगे, आपको इच्छा शक्ति होगी, सीख लेंगे, आपकी आवश्यकता होगी, आपको मिलेगा, आपके स्किल के हिसाब से आपको क्लाइंट भी फीस देंगे। ये एक दिन की नहीं है, धीरे धीरे सतत धीरे धीरे एक एक सीढ़ी पायदान चढ़ करके ही आप सीख सकते हैं। खासतौर से पर्टिकुलर इलाहाबाद ही नहीं, इलाहाबाद के बाहर के भी बच्चे अगर आते हैं, मान लीजिए अगर सपोज करिए कि कोई CUET का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आया, BHU गया या अलीगढ़ मुस्लिम ने या अदर देन जो भी CUET के सेंट्रल कॉलेजेस हैं वहाँ गया या कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में गया, तो ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हम NLU से नहीं पढ़े हैं तो हमारी कोई रेपुटेशन नहीं है। रेपुटेशन आपकी आपके अपने कर्मों से ही आती है। रेपुटेशन के लिए आप पढ़ेंगे, सारी चीजें किताब में लिखी हैं। जो 5 ईयर लॉ का कोर्स है वो आई थिंक हमारे अंदाज से जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सिलेबस है वो इंटायर इंडिया में सब वही है, थोड़ा बहुत चेंज होगा स्टेट लेवल के बेस पे, बाकी तो सिलेबस एक है। बुक्स हैं, टीचर्स हैं, ऑनलाइन स्टडी है, हम अपने से कर सकते हैं। तो कोई ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं कि हम NLU या महाराष्ट्र लॉ कॉलेज या बड़े बॉम्बे लॉ गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे में 120 सीट 100-150 सीट होगी आई थिंक की, तो क्या 150 बच्चे के अलावा कोई और बच्चे एडवोकेट नहीं बन सकते हिंदुस्तान में? क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या BHU या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या भोपाल यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए बच्चे हाई पोस्ट पे नहीं हैं? ऐसा हम नहीं मान सकते। पढ़ाई अपने से करनी, इच्छा अपने से रखनी। प्रोफेशन स्लो है, बहुत पैसा है, अथाह पैसा है, पर शुरू में आपको नहीं मिलेगा। शुरू में आपको वही होगा कि आप अपना स्किल दिखाइए, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप अपना जब प्रयास करते हैं, काम करते हैं, आपको मिलता है सीधा। अच्छा, शुरू में इस प्रोफेशन में तो उतनी कमाई नहीं है जितना आप कॉरपोरेट सेक्टर से हो कि आप कोई बड़ी कंपनी में, फर्म में आपकी जॉब लगे तो उसमें एक फिक्स्ड इनकम होती है, बट यहाँ बहुत फ्लक्चुएटिंग और एक टाइम के बाद ही स्टेबल होती है जब आपका थोड़ा नाम बन जाता है। अच्छा, तो शुरुआत में बच्चे ऐसा कोई पार्ट टाइम जॉब क्या कर सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा वकालत से एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं कि उनकी थोड़ी इनकम बढ़ जाए? मे बी लॉ से रिलेटेड हो, या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? नहीं, जब आप बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उसमें एक शपथ पत्र देना पड़ता है कि हम कहीं और कार्य नहीं कर रहे हैं और आगे भविष्य में भी कार्य नहीं करेंगे। तो एज एन एडवोकेट रहते हुए आप कहीं और किसी फील्ड में काम नहीं कर सकते। आपको, अगर आपने प्रण किया है एडवोकेट बनने का, तो आप किसी एडवोकेट के चैम्बर में उनके साथ ही काम करेंगे। आपको संतोष करना आना चाहिए, क्योंकि ये प्रोफेशन बहुत स्लो, बहुत पायस है, इसमें संतोषी व्यक्ति ही सफल हुआ है। और रह गई बात आपके कॉर्पोरेट सेक्टर की, कॉर्पोरेट सेक्टर में जो है फिक्स आमदनी है, ह्यूज आमदनी है, सैलरी बहुत अच्छी है। आपके जो है जो मुंसिफ में, गवर्नमेंट प्लीडर में, बाकी जहाँ पर आप जाते हैं उसमें फिक्स आमदनी है, अच्छी है। आप उसमें पहले प्रयास कर लीजिए, उसमें प्रयास करके आप देख लें। अगर आपको इस प्रोफेशन में आना है, अगर आपको लिटिगेशन में आना है, तो आपको सबसे पहले 3 चीज ध्यान रखना चाहिए: डिसिप्लिन, डेडिकेशन और आपको जिसको कहते हैं संतोष। आपको मिलेगा पैसा,
ऐसा भी नहीं है कि आपके सीनियर आपको हेल्प नहीं करेंगे, सीनियर भी हेल्प करते हैं। और फिर धीरे 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 धीरे, मैं एक चीज़ बताऊं, मैं 85 में आया तो मैंने जो है प्रोफेशन में आए तो मुझे भी नहीं ये पता था कि कहाँ से केस आएंगे, कैसे हैं, कहीं से कुछ नहीं था। एक हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के काउंसिल थे, उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं गया, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक पेपर से क्लाइंट है। हमने कहा ओके आप। वो पहला दिन हमको एक मैटर मिला, 280 रुपीज़ हमको फीस मिली। हमने फाइल ली, मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ा वकील बन गया। और मुझे आज भी याद है, राम जियावन वर्सेस वो हरकुआ, ये केस का नाम था और वो केस था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। और मैं राम जी हरकुआ की तरफ से था, रिस्पोंडेंट साइड से उसकी तरफ से प्लीड किया। वो केस अलग बात है, पर कि क्या हुआ, वो केस हालांकि हम जीते थे, उसकी वहां पर रिवीजन खारिज हो गई थी। बात इस चीज की नहीं है। जब आप ये समझ लें कि अब हम वकील बन गए हैं तो आपकी वकालत चलेगी। अच्छा, क्या ऐसे कोई एडवोकेट्स रहे हैं कि उन्होंने कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी की हो या वहाँ पे उनका नहीं हुआ, बट वो आज इतने सक्सेसफुल हो गए हैं कि उनको अब उस चीज़ का दुख नहीं हो, वो सोचते हो कि अच्छा हुआ मेरी जॉब नहीं लगी, या आईएएस की कोई भी तैयारी की हो, कोई भी चीज़, पीसीएजे की, तो आप कोई ऐसा एग्जाम्पल है? हाँ, मैंने अभी बताया कि मैं साक्षात एग्जाम्पल हूँ कि मैं रेलवे की नौकरी छोड़ करके आया हूँ। पहली चीज वो सेटिस्फाइड हूँ। दूसरी जो है, हम इलाहाबाद में हाई कोर्ट में हमारे साथ बहुत से लोग हैं जो आईएएस की कंपटीशन दिए थे, इंटरव्यू में नहीं आए। बहुत सारे लोग और भी जगह पे थे। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको मैं जानता हूँ कि उन्होंने अपनी सर्विस रिजाइन करके आए हैं। तो ये अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन पे है। हम अगर सेटिस्फाइड हैं किसी भी वर्क से तो हम सेटिस्फाइड हैं। देयर इज नो नीड कि हम उसको कहीं से तुलना करें। और ये इस प्रोफेशन में तो तुलना की बात हो भी नहीं सकती। आज जो हम इस प्रोफेशन में कमाएंगे, हो सकता है कल और ज्यादा कमाएंगे, परसों और ज्यादा होगा, हमारा भी नाम होगा। बड़े जो सॉलिसिटर और भी जो फर्म है, वो सब ऐसे ही प्रोसेस में है। कपिल सिब्बल हो आज की डेट में, या सोली सोराब जी हो, या और भी बड़े लोग हो, उन लोग ने भी शुरुआत में ऐसे ही किया। शुरुआत मैंने बताया कि वर्तमान को देख करके आप उनका इतिहास नहीं आंक सकते। उसके लिए जब इतिहास आप देखेंगे तो आपको स्वयं डर लगेगा, पर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सबका इतिहास ये ऐसा रहा है। और इसमें धैर्य, बुद्धिमानी, सतत लगन और डिसिप्लिन अगर आपके पास है, और आपने 5 ईयर लॉ की पढ़ाई की है, खाली पास होने के लिए पढ़ाई करना और एक पढ़ाई करने में अंतर है। अगर आप पढ़ते हैं, चाहे वो आपके लॉ से रिलेटेड हो या अदर देन लॉ, जो आपके यहाँ 5 ईयर लॉ में होता है, फिलॉसफी है, सोशियोलॉजी है, बाकी चीजें, तो ये बहुत रोल प्ले करती है। साथ ही साथ आप जो है उसको पढ़िए। हिंदी की है, अच्छे जो कवि हैं, महादेवी वर्मा है, सुमित्रा नंदन पंत है, या हिंदी साहित्य है, इंग्लिश साहित्य है, आप उसको पढ़ें, आपको वो काम आएगा। आज जो पढ़ते हैं कब काम आए आपको नहीं पता, पहला। दूसरा, ये आप मान के चलें कि कोई पूर्ण नहीं है। इस विधि के व्यवस्था में कोई पूर्ण नहीं है। किसी से भी ये कहा जाए इस पृथ्वी पे कि जो न्यायिक व्यवस्थाएं हैं, न्याय संहिता है, या उसका कोई पूर्ण ज्ञाता हो, नहीं हो सकता। तो ये चीज आप अपने दिल और दिमाग से निकालें कि आपको पहले दिन ही कुछ मिलेगा और बहुत कुछ मिलेगा और आप परिपूर्ण होंगे, ऐसा नहीं। और बगैर पढ़े आप सब कुछ पा लेंगे, ये भी नहीं। आप डिसिप्लिन में न रह करके पा लेंगे, दबंगई से करेंगे, ये भी नहीं।
आपको इन सब से ऊपर उठ करके दृष्टा बनना है, और दृष्टा बन के ही आप ये कुछ कर सकते हैं कि पहले आप देखें कि कैसे कैसे एक एक सीढ़ी चढ़ी जाती है। जब आप सीढ़ी एक एक चढ़ेंगे तभी आप जो शिखर तक पहुंच पाएंगे। और आप सोचें कि हम हवाई जहाज से शिखर पे पहुंचे, तो कोई नहीं पहुंच पाया, कोई नहीं पहुंच पाया। तो मतलब जितने भी बड़े वकील हैं और पुराने वकील हैं, उसमें उनका सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके पास नॉलेज नॉलेज उसमें उनका सबसे प्राइम रोल निभाई है। तो अच्छा, आपने कपिल सिब्बल जी का जैसे नाम लिया, तो ये माना जाता है कि अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है तो वकालत एक बहुत अच्छा ज़रिया हो सकता है। तो क्या आपके जानने या आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से कोई ऐसे हो जो पॉलिटिक्स में गए हों, और क्या ये सही में अच्छा रास्ता होता है? हाँ, इलाहाबाद से बहुत लोग गए हैं। हमारे लोगों के सीनियर जो केशीनाथ त्रिपाठी, बहुत नाम उनका रहा है, और भी ऐसे बहुत से लोग रहे हैं। मैंने एक चीज बात कही कि इस प्रोफेशन में एक पर्सनालिटी होनी चाहिए, एक्सट्रोवर्ट। जो हमने एक्सट्रोवर्ट कहा, ये पर्सनालिटी जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे, आप अच्छे लॉयर नहीं बन पाएंगे, पहला। दूसरी चीज, यदि आपको अपॉर्चुनिटी मिली पॉलिटिक्स में जाने की तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट होना अति आवश्यक है। आप इंट्रोवर्ट होकर के घर में बैठे रहेंगे, नहीं मिलेगा। आपको समाज में जाना पड़ेगा, उनके दुख दर्द को समझना पड़ेगा, उनका निराकरण करना होगा, और साथ ही साथ उनसे इंटरेक्शन करना होगा। जब आप बिल्कुल अपने आप को शोफर ड्रिवन कार से उतर के बड़े समझेंगे, तो आप कैसे इंटरेक्ट करेंगे उस हरखुलाल और गडेरू लाल और जो बेचारे गांव में रह रहे हैं? तो गांव वाले के साथ में जब आप उनके दुख दर्द जानना है, तो आपको उनसे समझना है, तो आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा। एक्सट्रोवर्ट होना इसमें बहुत आवश्यक है, और इस फील्ड में बहुत समय भी है। आपके पास अभी 5 साल का समय है पढ़ाई का। अभी अगर आपने एडमिशन लिया है या एडमिशन ले रहे हैं या आपने फर्स्ट ईयर किया है, तो आपके पास 4 साल 5 साल है। अगर आज की तारीख से आप ये बना लें कि हाँ, अब हमको एडवोकेट बनना है और हमको ऐसे ऐसे इन टिप्स को ले करके इसी के सहारे बनना है, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 5 साल बाद यदि आप कंप्लीट कर लेंगे और आप इन सब चीजों का पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से आप एडवोकेसी के लिए परफेक्ट होंगे, और आपके जो भी कार्य होंगे वो सफल होंगे। तो मतलब कि जो एक पॉलिटिशियन होता है और आपका एडवोकेट होते हैं, उसमें जो स्किल सेट रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कुछ सेम होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स में और हमारे प्रोफेशन में जो रिक्वायरमेंट है वो सेम सिर्फ एक है, दूसरे का दुख दर्द हम समझ के उसका निराकरण करें। पॉलिटिक्स में तो और भी नॉन एडवोकेट्स बहुत आते हैं, क्रिमिनल्स बहुत आते हैं, ऐसा नहीं है। पर इस प्रोफेशन में क्रिमिनल्स नहीं आ सकते। इस प्रोफेशन में जब तक कि अनटिल अनलेस हम जो है 5 ईयर लॉ ना करें या 3 ईयर लॉ ना करें आफ्टर ग्रेजुएशन, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हमको पढ़ा लिखा समुदाय माना जाता है। पॉलिटिक्स में चूंकि हम उन गरीबों के उन प्रॉब्लम को समझ के निराकरण करते हैं, और हम एक्सट्रोवर्ट हैं, तो हम इन सब चीजों को सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं, तो हमको एक एज मिलता है पढ़े लिखे होने का भी। सफल अगर कहा जाए तो राजनीतिक क्षेत्र में, तो अगर वकालत करने के बाद चूंकि ज्ञान है, उसको उसको कानून का भी ज्ञान है, उसको समाज का भी ज्ञान है, समाज के लोगों का दुख दर्द भी समझ रहा है और लोगों के दुख दर्द को दूर भी कर रहा है, तो उसके पास एक एज मिलती है और वो सफल होता है। तो अभी 1 दिसंबर को, मेरे ख्याल से 1 दिसंबर को ही क्लैट का एग्ज़ाम होना है। एंड
2-3 हज़ार, पता नहीं कितनी सीट ऐसी कुछ है, 2 हज़ार या 3 हज़ार, 2,500 तक शायद होता है सिलेक्शन। तो बच्चे तो खैर पचासों हज़ार लाखों बच्चे हैं, तो उसमें से मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो जिनका सपना होगा एनएलयू में जाने का, वो तो टूटने ही वाला है। बट तब भी जो भी क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, वो उनको मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ। एंड कोई भी हार ना माने कि कोई क्लैट में अगर जाना चाहता है तो बिल्कुल अपना बेस्ट दे। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बच्चों का यही रियलिटी है कि नहीं होगा। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि एज ए प्लान भी क्या रखे, और उनके लिए आप प्लीज कुछ बताइए। हम एक चीज कहेंगे कि उस शब्द को प्लान बी मत कहें। हमारा एक उद्देश्य है कि हमको लॉ कंप्लीट करना है। यदि हमने उद्देश्य बनाया, ये तो अलग इशू हो गया कि हमको कहां से करना है। हमने एग्जाम दिया तो हम एनएलयू में आ गए। 3 घंटे का पेपर, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का पेपर, उसमें आप इंटायर जज कर लेंगे कि ये आदमी जो है बहुत अच्छा एडवोकेट हो सकता है और ये आदमी नहीं हो सकता। हाउ इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। हाँ, जब एनएलयू में एडमिशन लेते हैं बच्चे, तो वहां का डिसिप्लिन होता है। वहां पे जो उनके टीचर्स होते हैं वो पढ़ाते हैं, बच्चे डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ते हैं। हम उस चीज को अपने शहर कहीं पे भी हो, बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश के किसी शहर हो, वहां पे अगर हम देखें तो वहां पे अगर हमारा एडमिशन हो रहा है, हम एडमिशन लेके उसी तरह से डिसिप्लिन वे में रहें तो क्यों नहीं कर सकते हैं। तो कतई हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं उन बच्चों को जो कि प्रयास करने के बाद, भाई गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में। तो अगर जंग में गिर गए हैं तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो ये ट्राई करें कि अपने नियरेस्ट जहाँ के रहने वाले हों, वहाँ अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, या वहाँ के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है वहाँ पे, या और भी अच्छे, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम भागें प्राइवेट स्कूल में कि वो आपके प्राइवेट स्कूल में जो है फीस भी ह्यूज है और वहाँ से हमको पढ़ाई होगी तो बहुत अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर में। इट इज़ नॉट नेसेसरी। हमको पढ़ाई अपने से करनी है। नो बडी कांट हेल्प यू। इस एक बांध लें, और दूसरा रामायण की चौपाई जो हमने बताई उसको अगर कंठस्थ कर लें, अपने गले में ताबीज की तरह धारण कर लें, तो कोई बच्चा जौनपुर, एटा या आपके झारखंड में किसी छोटे से रांची या कहीं का भी हो, वो निश्चित रूप से अगर ये ताबीज बंधा है तो निश्चित रूप से एक सफल अधिवक्ता भी बन सकता है, और वो सफल इस प्रोफेशन में बाकी और जगह भी जा सकता है। ये कोई आवश्यक नहीं है कि हमने एनएलयू से नहीं पढ़ा तो अब हमारा क्या होगा। कोई फर्क नहीं। आपको अपने जिंदगी की सफलता पूरी जिंदगी पढ़ी है उससे देने के लिए है, न कि 2 घंटे के पेपर से है। 2 घंटे का पेपर हमने दिया, ठीक है, किसी कारण से नहीं समझ में आया या कोई भी रीजन हो सकता है, या इसका मतलब ये नहीं कि हम असफल हो गए। ये इस प्रोफेशन का पहला उद्देश्य है कि आप इस चीज को माने कि हमको सफलता मिलेगी। हमको लिटिगेशन में आए हैं तो क्लाइंट के पेपर आए हैं तो मैं सफलता लूंगा। तभी आप ढूंढेंगे, उसमें फैक्ट्स ढूंढेंगे, लॉ पॉइंट ढूंढेंगे। और अगर आप पहले से ये कह दें तो आप अपनी जिंदगी के अपने मुकदमे को हार जाएंगे। पहले अपने मुकदमे को देख लें, पहला। दूसरा, ये कोई आवश्यकता नहीं है कि हम एनएलयू में नहीं आए तो हम जो है कॉरपोरेट सेक्टर पे नहीं जा सकते। मैं एक चीज कहता हूं, कॉरपोरेट सेक्टर को चलाने वाले जितने कॉरपोरेट सेक्टर हैं उनमें यदि आप देखेंगे तो मोर देन 50% एनएलयू से नहीं आए हैं। खाली
हम एनएलयू के बच्चे को कहें कि एनएलयू का बच्चा, ऐसा नहीं है। बहुत से जो जुडिशरी में एनएलयू से नहीं आए हैं, बहुत से बड़े वकील एनएलयू के नहीं हैं। आप उठा के देख लीजिए, तो क्या वो एनएलयू नहीं पास किए थे तो अच्छे वकील नहीं हो पाए या जुडिशरी में नहीं आ पाए? उनका अपना स्वयं का प्रयास था, अपने स्वयं की सतत मेहनत थी और डिसिप्लिन वे में उन्होंने काम किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी बहुत से सीनियर एडवोकेट हैं, उनका कोई एनएलयू से नहीं, पर उनकी मेहनत देख लें। हम लोग ताजुब करते हैं कि वो काम हम नहीं कर पाते हैं। जब हम नहीं कर पाते तो हमको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। सीधी बात, जितना आप करेंगे, जब आप बोएंगे तो वही आप काटेंगे। ये सिद्धांत प्रकृति का है। तो हतोत्साहित होने की बच्चों को कोई आवश्यकता नहीं, सीधे से जाएं, अपने आसपास के कोई भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें और प्रयास करें, पढ़ाई का सतत प्रयास करें। और सेल्फ स्टडी से बड़ी चीज नहीं होती कुछ भी। ठीक? अच्छा, तो मतलब ये प्रोफेशन पूरा रिजल्ट ओरिएंटेड है, इस पे डिपेंड उस हद तक नहीं करता कि आप कहाँ से पढ़े हैं। आप मेहनत करेंगे, देन यू विल गेट द रिजल्ट। यस, चलिए, 100%। तो कोई बच्चा पढ़ लिया, कोई क्लाइंट आपसे ये नहीं पूछता है कि आपने लॉ 5 ईयर कहाँ से किया। कोई आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में या आप जुडिशरी में आ गए और डिस्ट्रिक्ट जज हैं, तो कोई ये नहीं पूछता है कि आप जो है आपने कहाँ से लॉ किया। वो उनके वर्क को देखते हैं कि एज ए जज वो कितना काम कर रहे हैं, एज एन एडवोकेट वो कितना काम कर रहे हैं। तो ये तो आपकी अपनी सोच है, और गलत सोच है तो फिर उसका तो कोई हकीम लुकमान के पास भी इलाज नहीं है। चलिए, कोई बच्चा अगर है तो उसने कर, मान लीजिए उसने पढ़ाई कर ली एंड वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और फिर ये आपका यूपी बार काउंसिल में वो इनरोल हो गया। हाँ, यूपी बार काउंसिल यूपी में जहाँ जिस स्टेट में करना हो, हाँ, उस स्टेट के बार काउंसिल में इनरोल हो गया। अच्छा, अब ये बताइए कि आप, ये एक चीज है, अगर आपको फ्यूचर जानना है तो आपको पास्ट एनालाइज करना होता है। जब आप 100%। पास्ट एनालाइज करते हैं तभी आपको पता चलता है फ्यूचर में क्या है। बिल्कुल। तो आप तो इतने टाइम से, तो मेरे ख्याल से आप एक बहुत अच्छी स्टेट में हैं कि आप बता सके कि अब फ्यूचर क्या होगा। तो प्लीज आप बताइए कि क्या लॉ में कौन सा साइड है जो इन फ्यूचर सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला है, उसका स्कोप सबसे ज्यादा है? ऐसा ऐसा कोई साइड नहीं है आज जो है। अगर मान लीजिए सपोज करिए कि उदाहरण के तौर पे हम क्रिमिनल साइड में जाते तो क्या क्राइम बंद हो जाएगा? नहीं। सर्विस में जाते तो क्या सर्विस मैटर नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। हम अगर टैक्स में जाते तो टैक्स के डिस्प्यूट नहीं होंगे? होंगे। कंपनी मैटर में जाना चाहे होंगे। तो ये इस प्रोफेशन में प्रोफेशनली अगर देखें तो खत्म तो नहीं होगा। हाँ, मेन चीज है कि कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन तो हर जगह है। जब भीड़ है, भीड़ से आप डरेंगे तो आप कैसे सामना कर पाएंगे? भीड़ है, उसमें अगर 100 लोगों की भीड़ है तो 101 भी हो सकते हैं। तो आप अपने को भीड़ का हिस्सा ही समझें आज की डेट में भी, पहली चीज। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि इतिहास जानने के लिए आप आज जो कर रहे हैं ये आपका इतिहास है, और वर्तमान होगा आज से आने वाले 10-20 साल बाद। उस समय अगर आज आपने मेहनत कर ली है और ये आपने तावीज बांध करके, तो आप 20 साल बाद रियलाइज करेंगे कि हाँ, हमारा इतिहास अच्छा था, और इतिहास अच्छा था तो वर्तमान और भूगोल हमारा बहुत अच्छा हो गया। भाई, ये आपका इतिहास है। आप दूसरे का इतिहास जान करके, दूसरे का इतिहास उसका स्वयं का वर्तमान से जुड़ा है। हाँ, आपको प्रेरणा मिलेगी। बहुत से ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं कि जिनके पास कुछ नहीं था, प्रोफेशन में आए थे, हमारे साथ थे, उनके पास कुछ नहीं था और मित्रों में थे,
पर आज बहुत अच्छी पोजीशन में। तो उनका इतिहास, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने सफलता हासिल की, उन्होंने जो ईमानदारी से काम किया, आज अच्छे। तो ये, इसमें किसी उदाहरण की आवश्यकता नहीं है, सेल्फ क्रिएटिव है पहला। और दूसरा, इस प्रोफेशन में एवेन्यूज बहुत हैं। मैं एक चीज और कहता हूं कि अगर हम जानकार हो गए और ठीक है, हमारे 50 बीघा खेत है, मैं गांव चला गया और खेती करने लगा, कम से कम हमें लॉ की, कम से कम कानून की ज्ञान तो है। कोई इस तरह का हमें प्रताड़ित नहीं कर पाएगा। हम इस वहां पे हमारा 50 बीघा खेती से बहुत अच्छा हमने कमा रहे हैं, सब कुछ है। कानून का ज्ञान ना हो तो उससे तो अच्छा है। और ज्ञान कैसे हुआ? क्योंकि हमने सतत प्रयास किया, मेहनत की, हमने ज्ञान प्राप्त किया। तो ये कभी खत्म नहीं होता है ये प्रोफेशन। इस प्रोफेशन का ज्ञान खत्म नहीं होगा और ये प्रोफेशन खत्म नहीं होगा, क्योंकि मेन चीज है कि ये लिटिगेशन ऐसे खत्म नहीं हुआ। हाँ, प्रोसेस बदल सकता है, फाइलिंग के प्रोसेस बदल सकता है, ई फाइलिंग हो गई, ऑनलाइन वर्क हो रहा है, तो उसी तरह आपको ढलना होगा। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी, अगर डार्विन की थ्योरी के हिसाब से आप नहीं फिट होंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। ये डार्विन ने यही कहा है ना। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट आपको बनना पड़ेगा। भाई चेंज हुआ, हम भी चेंज हो गए, हम जिंदा रहेंगे। चेंज हुआ, हम नहीं चेंज हुए तो हम खत्म हो जाएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है और इसको बहुत पॉजिटिवली लें और केवल एक चीज करें, अपना समय व्यर्थ न गवा के अपना ध्यान पढ़ाई में और रियल सेंस में, डिसिप्लिन्ड वे में एनएलयू आप अपने घर में पैदा कर सकते हैं। तो मतलब आप जितना मेहनत करोगे आपको उतना रिजल्ट इस फील्ड में मिलेगा। एंड ऑलरेडी हम लोग बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे जान चुका हूँ और जो भी लोग इसको देखेंगे वीडियो को वो भी जान चुके होंगे। एंड बहुत अभी भी क्वेश्चन है जनरल लोगों के होते हैं। क्वेश्चन हो, ही कैन वेरी वेल हमसे डिस्कस कर सकता है। एंड आई थिंक कि आज ऑलरेडी 50 मिनट्स का तो मार्क क्रॉस हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। एंड अगेन, अगर कोई देख रहा हो जो एनएलयू की तैयारी कर रहा हो या कोई भी लॉ का स्टूडेंट हो या पास आउट हो चुका हो एंड उनको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपने यहाँ तक देखा है तो देन प्लीज़ यू कैन सब्सक्राइब एंड ऑल दैट थिंग्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड मैं फिर से अपने पिताजी को, ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस, मेरे हिसाब से तो ही इज़ वेरी मच एक्सपीरियंस पर्सन और जिनको मैं जानता हूँ। एंड मैं इनको फिर से लाऊंगा और भी चीज़ें बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। एंड आज के लिए इतना ही। वेरी वेल, वेरी थैंक यू।